नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की जो नियमित निशुल्क आपके लिए रेगुलर जो क्लासेस उपलब्ध हो रही है, उसी के क्रम में आज अपनी ये क्लास 15वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, बहुत शानदार आपको कंटेंट मैटर मिल रहा है, बहुत शानदार आपके आपके आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी मेरे पास में आ रहा है। दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। दोस्तों, आप लाइव बहुत कम जुड़ते हो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। आप 3-4 बच्चे लाइव जुड़ते हो डेली, 4 से 5 बच्चे। आप थोड़ा लाइव ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए और आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। मैं इतने अपना चैप्टर पढ़ाने के बीच में मैं इतने सारे आपसे क्वेश्चन करता हूँ, वो क्वेश्चन आप उनके आंसर देते ही नहीं हो। जब आपको ही ललक नहीं है तो मैं क्यों बताऊंगा दोस्तों उस चीज़ को। आपके अंदर उस चीज़ की ललक होनी चाहिए। आपको इतनी छूट दे रखी है कि आप मेरे को क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही नहीं करते हो। आप कोई भी चीज़ पूछते नहीं हो, ना उसको लाइव चैटिंग के अंदर कुछ पूछते हो। बाद में तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन लाइव में कोई नहीं जुड़ता है। खैर कोई नहीं, जो भी है आपको मैं बार बार कह सकता हूँ, लेकिन करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है नहीं दोस्तों। तो ठीक है, अपनी इस बात को यहाँ पर नहीं करेंगे। खैर छोड़िए दोस्तों, बात यह है कि अपन ने कल जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंदर मैंने मौसम पढ़ा दिया, ऋतु पढ़ा दिया, जलवायु क्या ये बता दिया, राजस्थान की जलवायु कैसी है ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद में राजस्थान में या भारत में मानसून कैसे आता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया था, बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों, आज उसी की कड़ी में अपन लेंगे राजस्थान की ऋतुएं, यानी कि जलवायु के अंदर ही अपन राजस्थान की ऋतुएं नाम का टॉपिक लेंगे। और आपको मैं पढ़ाऊंगा मावठ, जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है कि मावठ क्या है, मावठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मावठ कैसे बनता है। बिल्कुल बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एक बेसिक बातें बताता हूँ कि राजस्थान की जो जलवायु है दोस्तों, ये जो राजस्थान की जलवायु है, इस राजस्थान की जलवायु को मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान की जलवायु को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मुख्य तौर से, मोटे तौर से 5 भागों में बांटा था। इसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको राजस्थान की ऋतुओं के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक है, इन्होंने राजस्थान की जलवायु को मोटे तौर से 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग है वो मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आएगा तो सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, और नहीं समझ में आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपको मैं बार बार ये करता हूं। ये बीच में क्या है दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों। ये तो है थार का मरुस्थल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या इसको ऐसा लिख देता हूँ, थार का मरुस्थल। बिल्कुल दोस्तों, ये जो बीच वाली है, ये बीच वाली क्या है दोस्तों? अरावली। क्या है दोस्तों? अरावली। ये आपको पता है, बीच वाली अरावली। और दोस्तों, ये अपना है दक्षिणी, या मैं ऐसा कह सकता हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश। बिल्कुल। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और जो ये है दोस्तों, इसका नाम है हाड़ौती का पठार। क्या है दोस्तों? हाड़ौती का पठार। बिल्कुल याद कर लेना। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। बिल्कुल, मैं आपको भौतिक प्रदेशों में पढ़ाए थे। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, लेकिन अपने भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है दोस्तों। ये 4 है। इसी थार के मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क के रूप में भी बांटा था दोस्तों। जो ये भाग है ऐसा, ये जो भाग है दोस्तों, ये ऐसा, इसको बोला जाता है शुष्क थार का मरुस्थल। या मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बढ़िया रहेगा अपने अच्छे से। इसको बोला जाता है दोस्तों शुष्क थार का मरुस्थल। ये सब चीजें आपको अच्छे से आ रही, क्योंकि मैंने भौतिक प्रदेश इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, तो आपको ये सब चीजें आएगी। और जो ये है दोस्तों, इसका नाम है अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल। और ये तो अपना हो गया अरावली, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हाड़ौती का पठार। तो कुल मिला के 1 नंबर ये हो गया,
2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 नंबर ये हो जाएगा, 5 नंबर ये हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा? पूरे 5। तो मैं अब इस भाग को, बीच वाले को मिटा देता हूं, इधर वाले को, ये इस वाले भाग को मिटाता हूं, और मैं इसके क्रम को भी थोड़ा मिटा देता हूं ताकि थोड़ा आपके दिमाग में क्रम बराबर रहे। हाँ, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ये अपना 3 नंबर, ये अपना 4 नंबर, और ये अपना 5 नंबर। तो ये राजस्थान की जो जलवायु है, इनके 5 भाग कौन कौन से हो गए, अच्छे से समझ लेना। जो शुष्क मरुस्थल है, जो शुष्क मरुस्थल है, यहां की जो जलवायु है वो है दोस्तों शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है दोस्तों? शुष्क जलवायु। याद कर लेना, अच्छी बात है। शुष्क थार का जो मरुस्थल है, वहां की जलवायु शुष्क जलवायु है, बिल्कुल सूखी जलवायु है, सूखी जलवायु। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, यहां की जो जलवायु है दोस्तों, यहां की जलवायु है वो है अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है दोस्तों? अर्ध शुष्क जलवायु। ये 2 चीजें तो आपको नाम से ही पता चल रही है कि शुष्क थार के मरुस्थल में जलवायु शुष्क पाई जाएगी, अर्ध शुष्क थार के मरुस्थल में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। ये तो समझ में आ गया दोस्तों। ये दोस्तों अरावली, अरावली में जो जलवायु पाई जाती है वो दोस्तों है उप आर्द्र जलवायु। कैसी है दोस्तों? उप आर्द्र जलवायु। याद कर लेना, अरावली में, अरावली, हाँ, जो अपना अरावली है, इस अरावली प्रदेश में, इस अरावली प्रदेश की जो जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु है। जो अपना पूरी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, यहाँ की जो जलवायु है उस जलवायु का नाम है आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है दोस्तों? आर्द्र जलवायु। याद कर लेना दोस्तों, यहाँ की जलवायु है आर्द्र जलवायु। या मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं क्योंकि अपना और कुछ मैटर लिखना है यहाँ पर, ताकि आपके बहुत काम आने वाला। यहां पे लिख देता हूं, यहां की जो जलवायु है वो जलवायु है आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है दोस्तों? आर्द्र जलवायु। और जो हाड़ौती के पठार की जो जलवायु है वो जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है दोस्तों? अति आर्द्र। ये चारों पांचों पॉइंट आपके दिमाग में बैठने चाहिए कि शुष्क थार के मरुस्थल की जलवायु शुष्क है, अर्ध शुष्क थार के मरुस्थल की जलवायु अर्ध शुष्क है, अरावली की जलवायु उप आर्द्र है। कौन सी है? उप आर्द्र। बिल्कुल आर्द्र नहीं है, उप है, यानी आदि आर्द्र मान सकते हैं। पूरी मैदानी प्रदेश की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, यानी कि यहां पर आर्द्रता है। जो हाड़ौती का पठार है, कोटा संभाग, यहां पर जलवायु अति आर्द्र, आर्द्र से भी ज्यादा है। भाई साहब, अब आपको बता देता हूं, यहां की जो बारिश है वो 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, या 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। दिमाग में बिठाना, यहां पर जो बरसात है दोस्तों वो होती है 20 से लेकर 40 या 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर लिख देता हूं, आगे थोड़ा दिमाग में रहे, सेंटीमीटर होती है। यहां की जो जलवायु है दोस्तों वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से आपको 20-20 के क्रम में एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। यहां पे जो बरसात होती है वो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ की जो जलवायु है और यहाँ की जो बरसात है वो 180 से लेकर दोस्तों 100-120 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। दोस्तों बहुत ही गजब की बात तो यह है, बहुत ही तगड़ी बात यह है, अपने को समझना क्या है। जो ये शुष्क थार का मरुस्थल है, यहाँ का मुख्य जिला कौन सा है, यहाँ का मुख्य स्थान कौन सा है, यहाँ का प्रतिनिधि कौन सा है, इस शुष्क मरुस्थल के प्रतिनिधि जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है, याद कर लेना। यहाँ का जो प्रतिनिधि जिला है वो है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। बिल्कुल अच्छे से याद करना, शुष्क थार के मरुस्थल का जो प्रतिनिधि जिला है वो है दोस्तों जैसलमेर। अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है दोस्तों? याद कर लेना, मैं इसको यहां लिख देता हूं, या तो यहां इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण। दोस्तों ये जिलों के नाम याद कर लेना। क्वेश्चन आता है कि अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का मुख्य जिला या प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण अपना अर्ध शुष्क भाग में आता है। ये जो उपाद्र है दोस्तों, जो ये उपाद्र जलवायु प्रदेश है, ये जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इस उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? इस उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? आपको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही गजब का है। यहां से क्वेश्चन आता है, याद कर लेना, वो है दोस्तों जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर। जयपुर। बिल्कुल आपको तगड़े अच्छे से दिमाग में बिठाना है। जो
उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। आगे जो आर्द्र जलवायु है दोस्तों, इस आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है दोस्तों? सवाई माधोपुर। कौन सा है दोस्तों? सवाई माधोपुर। दोस्तों ये दिमाग में बिठा देना, क्वेश्चन आता है कि आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला या मुख्य जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। और दोस्तों जो अति आर्द्र है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है दोस्तों झालावाड़। कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। याद कर लेना, झालावाड़। इस झालावाड़ में ही जो अति आर्द्र जलवायु है, यहीं पर इस अति आर्द्र जलवायु में ही कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 या 3 साल पहले कोई पेपर हुआ था, उसमें पूछा था राजस्थान में सवाना प्रकार की जलवायु, राजस्थान में सवाना प्रकार की जो वनस्पति है, राजस्थान में सवाना प्रकार की जो वनस्पति है वो किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? याद कर लेना, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना, कई खोपचे में लिख देना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा था 2 या 3 साल पहले किसी पेपर में ये पूछा था कि राजस्थान में सवाना तुल्य या सवाना तुल्य जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? याद कर लेना, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ये दोस्तों राजस्थान का जो कृषि, अपना भारतीय कृषि जो विभाग है, उस कृषि विभाग के आधार पर उन्होंने जो 5 जलवायु प्रदेश बताए राजस्थान के, वो पांचों के पांचों मैंने बता दिए। याद कर लेना दोस्तों, गजब का है। सीधे क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई साहब शुष्क जो थार का मरुस्थल है, शुष्क जलवायु प्रदेश है, उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बता देना, जैसलमेर। अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है, उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। उप आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जयपुर है। जो अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है। कौन सा है? सवाई माधोपुर। और भाई साहब जो अति आर्द्र है, जो कोटा संभाग है, जो हाड़ौती प्रदेश है, वहां की जो जलवायु है वो अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है। और यहाँ का जो प्रतिनिधि जिला है वो झालावाड़ है। कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। और यहीं पर हाड़ौती के पठार में ही या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ही सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद कर लेना दोस्तों। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? अपने जगह नहीं बची, बाकी मिट्टी भी बता देता हूँ। मैंने मिट्टी, राजस्थान का मिट्टियों वाला टॉपिक पढ़ाया था, उस समय मैंने जो अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा जो मिट्टी बताई थी वो मैंने बताई थी। यहाँ की जो शुष्क थार के मरुस्थल की जो मिट्टी है वो कौन सी है दोस्तों? एरिडीसॉल्स। कौन सी है? एरिडीसॉल्स। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह बची हुई, एरिडीसॉल्स। याद कर लेना दोस्तों, ये मिट्टियों वाले क्वेश्चन 201% आता है। 3-4 साल से मैं पेपर को नोटिस कर रहा हूं। यह अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा जो मिट्टियों के प्रकार बता रखे, एरिडीसॉल्स। और यहाँ की जो अपना अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु कौन सी? एंटीसॉल्स। जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ की इंसेप्टिसॉल्स। और भाई साहब जो आर्द्र जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? अल्पीसॉल्स। और जो भाई साहब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ की है वर्टी। भाई साहब मैंने बोला था डर्टी, क्या बता दिया? डर्टी। वर्टी। यहाँ की मिट्टी है डर्टी। यहाँ की मिट्टी कैसी है? डर्टी का मतलब होता है गंदा। और गंदा कौन होगा भाई साहब? जो काला होगा। तभी तो भाई साहब मैंने ट्रिक में बताई थी आपको, राजस्थान की जलवायु जो अपनी मिट्टी पढ़ाई थी, उस समय मैंने बताया था वर्टी का मतलब डर्टी वही जो गंदा है। और गंदा कौन होगा? जो काला होगा भाई साहब। कैसा होगा? काला। और भाई साहब काला यानी कि यहाँ की जो मृदा है वो काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश की जो मृदा है वो काली मिट्टी, जो कपास के लिए जानी जाती है। भाई साहब संयोग कैसा? कपास गोरो और मिट्टी काली। भाई साहब काले रहे गोरे रहे, बढ़िया सेट बैठे, बढ़िया एकदम यू सेटिंग बैठे, काले रहे गोरे रहे। आई बात समझ में? याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। दिमाग में बैठ गया? ये अपना जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक है उनके द्वारा बताई गई ये कृषि जो अपने जो जलवायु प्रदेश है वो मैंने अच्छे से बता दिया। छाप देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन आएगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं, फिर उसके बाद में राजस्थान की जो ऋतु हैं वो पढ़ेंगे। आई बस में मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों कोई तकलीफ नहीं है, अपना वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई एकदम मातापची नहीं है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब दोस्तों अपन लेंगे राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं पढ़ेंगे भाई साहब तगड़े तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। दोस्तों राजस्थान की ऋतुएं मैंने कल ही बताया था, ऋतु कहते किसे, ऋतु कैसे कहते हैं, मैंने बताया था वायुदाब, तापमान। आज वाली क्लास उसी को समझ में आएगी जो कल वाली क्लास देखेगा, आराम से दिमाग में फिट करके। वायुदाब, तापमान
आर्द्रता, जिसको अपन क्या कहते हैं, नमी। इन सब में जो 3 से 4 महीने तक जो स्थिरता रहती है, 3 से 4 महीनों में जो परिवर्तन होता है, 3 से 4 महीनों में जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन भी किसमें, पवन की दिशा में, पवन की दिशा में, पवन की दिशा कह सकते हो, या पवन में जो परिवर्तन होता है उसी को कहेंगे ऋतुएं। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऋतुएं। क्या कहेंगे, ऋतुएं। यानी कि आर्द्रता, नमी, वायुदाब, इन सब में 3 से 4 महीना स्थिरता होती है, उन्हीं को, और उसके बाद में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं भाई साहब ऋतुएं। क्या बोलते हैं, ऋतुएं। अब भाई साहब राजस्थान में मुख्य रूप से कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, समझने वाली बात है, बहुत ही गजब की बात है। यह है भाई साहब ऋतुएं। और राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएं हैं मैं आपको बता देता हूं। 1 नंबर ऋतु, 2 नंबर ऋतु, 3 नंबर ऋतु। पहली जो ऋतु आएगी भाई साहब वो है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। समझने वाली बात है दोस्तों। गर्मी पड़ेगी तो भाई साहब होगी वर्षा। क्या होगी, वर्षा। क्या होगी दोस्तों, वर्षा। अब भाई साहब वर्षा हो कर देगा ठंडा, ठंडा पड़ेगा तो पड़ जाएगी सर्दी। क्या पड़ेगी भाई साहब, सर्दी, यानी सर्द ऋतु। क्या बोलेंगे भाई साहब, सर्द ऋतु। 3 ऋतुएं समझ में आ गई क्या। अब भाई साहब समझने वाली ये है कि इनका काल कब से कब तक है, भाई साहब ये कब से कब तक रहती है, समझने वाली ये बात है। एक याद करना सिर्फ आपको, इसको याद करना, मार्च। कब से याद करना, मार्च, बस इसको याद कर लो, मार्च में भाई साहब तावड़ो पड़े, इतो याद कर लो। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक महीने याद करूंगा। मार्च से 4 महीना लो, देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून। समझ में आ गई क्या, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने ले लिया। तो भाई साहब यहां आपको बता देना है मध्य जून। क्या बता देना दोस्तों, मध्य जून। अब भाई साहब यहां पर वापस अपने को करना है मध्य जून से। कहां से करना है, मध्य जून से वापस 4 महीने करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 4 महीने हो गए भाई साहब। यहां कर दो सितंबर। क्या कर दो भाई साहब, सितंबर, बिल्कुल कर दिया सितंबर। अब भाई साहब यहां पर कर दो अक्टूबर। क्या कर दो, अक्टूबर। और अक्टूबर से लेकर लास्ट, इससे पहले क्या आएगा, फरवरी। क्या आएगा दोस्तों, फरवरी। ये कर दिया अपन ने फरवरी। यहां तक कोई तकलीफ है क्या, 4-4 महीनों का गैप देके करना है, 4-4 महीनों का गैप देके करना है। मार्च से 4 महीने जोड़ो जून से 4 महीने जोड़ो सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर से लास्ट जो भी बचा कुछ है 3, 4 से 5 महीने, वो फरवरी तक ही आ जाएगा। और भाई साहब इसी सर्द ऋतु में ही भाई साहब एक गजब की है, जो अक्टूबर व नवंबर का जो महीना होता है, इसको बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन का काल इसको कहते हैं। बिल्कुल गजब की बात है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। यानी कि मानसून वापस लौटता है भाई साहब। जो मानसून अरब सागर से आया था, जो मानसून अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया था, जो अरब सागर से, हिंद महासागर से जो मानसून आया था भाई साहब, जो मानसून पूरा बरस गया, दबा के दाब गयो, वर्षा ऋतु खत्म हो गई। शरद ऋतु जो आ रही है उसमें अक्टूबर नवंबर का महीना दबा के अपने जो मध्य जून सितंबर अगस्त के आसपास दबा के अपने बारिश हो गई। उसके बाद में अब मानसून धीरे धीरे अपने वापस समुद्रों की ओर जा रहा है। स्थल से समुद्र की ओर पौने वापस चल रही है, तो मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीने में वापस मानसून धीरे धीरे वापस समुद्र की ओर चला जाता है। यानी मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है, मानसून के लौटने का काल कहते हैं। मानसून इस समय वापस लौट जाता है। भाई साहब दबा के बारिश कर दी, अब इसको रेस्ट चाहिए और ये वापस अपने स्थान पर चला जाता है, स्थल से समुद्र की ओर चला जाता है। भाई साहब इसमें कोई तकलीफ है क्या। अब वो भी चीज समझानी है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ेगी, वर्षा ऋतु में बारिश होगी, सर्द ऋतु में सर्दी पड़ेगी। कई पड़ेगी, सर्दी। ज्यों अबार पड़ रही है ना भाई साहब, अबार जो ठंडी ठंडी लागे नहीं लगे, सुबह शाम यूरियो अबार की ऋतु चले, सर्दी चलेगी नहीं चले। देख लो फरवरी है भाई साहब, तो सर्दी पड़ी, कहीं पड़ी है, ध्यान पड़े कि नहीं पड़े। अक्टूबर लगा फरवरी तक सर्दी पड़ी है, वो फरवरी तो चले है, फरवरी महीने सर्दी पड़े ला भाई साहब। अब इन टाइम सर्दी पड़े, आई बस उसमें। और मार्च आऊ तो ही गर्मी आ जी,
सही बात है कि नहीं। हम थोड़ा दिनों गर्मी आ जाए भाई साहब, आई कि नहीं आई तो बचे याद हो गयो नहीं हो गयो। मानसून प्रत्यावर्तन का काल बहुत बार पूछा जाता है कि मानसून प्रत्यावर्तन का काल या लौटते हुए मानसून का समय होता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य, अक्टूबर से नवंबर के मध्य। इतने में इसमें कोई तकलीफ हो तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। अब मिटाऊं दोस्तों, आगे की बात करता हूं, ठीक है। अब लेते हैं दोस्तों पहली ऋतु लेंगे ग्रीष्म ऋतु। कौन सी लेंगे? ग्रीष्म ऋतु। पहला हेडिंग लगाओ दोस्तों ग्रीष्म ऋतु, समझना है बहुत ही अच्छे से दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करूंगा। सबसे पहले लेंगे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो कौन सा है दोस्तों? मार्च से मध्य जून तक, मध्य जून तक। अब देखो ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करता हूं दोस्तों। एक बात बता देता हूं, मैं पहले इसको ये बना देता हूं ताकि ये समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ये अपनी भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों? मकर रेखा। दोस्तों मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 21 जून की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 21 जून। और सूर्य भाई साहब यहां चमकेगा, SUN। जो ये सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य है 21 जून के दिन, जून के महीने में भाई साहब देख लो, मध्य जून, मध्य जून की बात कर रहा हूं। यानी कि जून के मध्य 21 जून के आसपास, 21 जून के आसपास अपना जो सूर्य है वो सीधा के सीधा कर्क रेखा माते सीधो चमके, कर्क रेखा माते सीधो चमके। भाई साहब इसका मतलब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो भाई साहब जो कर्क रेखा के आसपास के जो इलाके हैं, कर्क रेखा के आसपास के इलाके हैं भाई साहब, वहां पे क्या होगी? ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ताप। भाई साहब गर्मी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गर्मी। समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि भाई साहब सूर्य थोर कने रही तो गर्म रहो कि नहीं रहो, सूर्य थोड़ू आगो रही तो भाई साहब कम लागी ना। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में है। अब जैसे यही बात मैं 21 मार्च की करूं, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। अब भूमध्य रेखा पर यहां चमकेगा भाई साहब, तो यहां पर तो ये तिरछी किरणें पड़ेगी, तिरछी किरणें पड़ेगी, यहां पर भी तिरछी किरणें पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी तो यहां पर तो इतनी धूप नहीं होगी। लेकिन भाई साहब अब सूर्य हाई इन रेखा कनीज है, यही है, सीधी किरणें पड़ेगी तो यहां तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और भाई साहब आपको पता है कर्क रेखा, कर्क रेखा मैं यहां इधर लिखता हूं, कर्क रेखा ये अपना राजस्थान है और ये अपना राजस्थान है। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान तो सिर्फ अपने इधर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलता है। एक सीधा मैं इतना एक छोटा सा बना देता हूं। ए भाई इसको क्या है कि भाई साहब एकदम तगड़ो बन रही है। ओह ये तो अपना क्या है? बांसवाड़ा है, बिल्कुल समझने वाली बात है। और ये अपना क्या है दोस्तों? डूंगरपुर। क्या है दोस्तों? डूंगरपुर। कल मैंने समझाया था ये अपनी कर्क रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? कर्क रेखा। बिल्कुल मैं आपको मैप से खोपड़ी में बिठा दूंगा भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मैप बना बना के समझा रही हूं। आरा चीज में यहां बना दिए, आरा चीज भाई साहब मैं यहां बना दिया हूं। अभी भी समझ में नहीं आवे तो आप खोपड़ो खराब है, मैं आपको कल ही बताया था। CPU यानी कि हार्ड डिस्क नहीं डलवा देना दोस्तों। ये है अपना सन। क्या है दोस्तों? सन। सन का मतलब पुत्र नहीं भाई साहब, सन का मतलब सूर्य, सन का मतलब सूर्य। अब भाई साहब वो सूर्य अटे तेज चमकी तो भाई साहब अटे सीधो चमकी तो भाई साहब और राजस्थान है, अटे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो गर्मी पड़ी भाई साहब। तभी तो यहां पर तो उष्ण कटिबंध था और यहां पर शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध। मैंने कल समझाया था, कल वाली क्लास अच्छे से देख लेना तब समझ में आ जाएगा। अब भाई साहब यहां पर गर्मी पड़ेगी तो भाई साहब जब 21 जून के आसपास यहां पर गर्मी पड़ती है तो भाई साहब कौन सी ऋतु आ गई? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और 21 जून के दिन ही भाई साहब सूर्य यहां पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, राजस्थान के आसपास सीधा चमकता है। तो भाई साहब सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, सबसे बड़ा दिन। यानी कि मैं 21 जून की बात करूं, 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी रात होती है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं 13 घंटे कुछ मतलब 13 घंटे के आसपास, 13.5 घंटे के आसपास दिन होता भाई साहब। इतना बड़ा दिन तो 12 घंटा रोज रहे,
दिन तो 12 घंटे का ही होता है, लेकिन भाई साहब उस दिन 1 घंटे, लगभग 1.5 घंटा और ज़्यादा दिन होता है भाई साहब, कम से कम 13.5 घंटे के आसपास उस दिन होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है 21 जून के दिन, 21 जून के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है उस दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तभी तो इस 21 जून के दिन, इस 21 जून के दिन अपन क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और ये योग दिवस कब से मनाना शुरू करे थे? 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून के दिन मनाते हैं और भाई साहब योग दिवस 2015 से अपन मनाना शुरू करें। तो भाई साहब ये चीज समझ में आई, 21 जून के आसपास सूर्य राजस्थान पर अपनी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। क्या होती है दोस्तों? गर्मी होती है। अब काम की बातें क्या है मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, अपने को बकवास नहीं पढ़नी है, अपने को सीधी सीधी चीजें याद करनी है। सीधी सीधी चीजें क्या करनी है दोस्तों? याद करनी है। अब खास बात क्या क्या है? अपने को गर्मी है तो इस गर्मी में पढ़ना क्या क्या है? खास बात यह है, देखो दोस्तों, खास बात है, सबसे पहले एक चीज इस ग्रीष्म ऋतु में याद करना, बबूलिया। क्या याद करना दोस्तों? बबूलिया। एक याद करना दोस्तों, लू। क्या याद करना? लू। ये 2 चीज आपको खास तौर से याद करनी है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही तगड़ी बात है कि ग्रीष्म ऋतु में 2 बातें याद करने लायक है। अपने को परीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने को बिना फालतू की बात पढ़नी ही नहीं है। जो परीक्षा में आता है वो चीज पढ़ लो, काम न की। अब भाई साहब, बबूलिया क्या होता है? बबूलिया वायु के भंवर को कहते हैं। वायु का आकस्मिक या मैं कह सकता हूं अचानक, आकस्मिक जो भंवर होता है, आकस्मिक जो भंवर होता है उसी को बबूलिया कहते हैं। मैं लू को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एक बार लू को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक रहेगा। जो बबूलिया वायु का जो आकस्मिक भंवर होता है, आकस्मिक जो हवा होती है उसको बोलेंगे बबूलिया। क्या बोलेंगे? बबूलिया। और मारवाड़ी में क्यों नहीं, और बतूड़िया आएगो, बतूड़िया कहीं को बतूड़िया आएगो। भाई साहब, जो वायु का जो अचानक जो भंवर होता है उसको बबूलिया कहेंगे। याद कर लेना, बहुत ही अच्छी बात है। जो ग्रीष्म ऋतु में एज चक्रवात कह सकते हैं, मैं इसको ये भी कह सकता हूं, ये जो बबूलिया है ना दोस्तों, ये आकस्मिक चक्रवात है, आकस्मिक चक्रवात है, याद कर लेना। जो ग्रीष्म ऋतु में, जो गर्मी के महीनों में, जो ग्रीष्म ऋतु में जो वायु का जो भंवर बनता है, आकस्मिक जो चक्रवात आते हैं, उस चक्रवात को बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बबूलिया कहते हैं। याद कर लेना। अपोई जो मारवाड़ी में यूं गोल गोल घूमे वो चक्रवात की तरह, भाई साहब उनका ही कहवे बतूड़ियो, कहीं कहवे बतूड़ियो। और मारवाड़ी लोग तो बेटा इतना बढ़िया दिमाग लगावे, मारवाड़ी लगे और इन्हें जूतो फेंक, ऊंधो जूतो रख। भाई साहब बबूड़ियो खत्म रह जाए, कहवे कि नहीं कहवे थे करन देख लीजो। भाई साहब रेवे नहीं रेवे, मैं तो कभी करियो को नहीं, पण यूं हालांकि कभी ट्राई तो करना कोशिश कर, पण यूं डर लागे कि यूं कहवे ने कदी अरे बतूड़े में भूत रेवे कटी उड़ाए ले जाला, इनो जो मारे खुदरी भाई डर लागे फाटे, इनो जो मैं कभी आज तक ऊंधा धंधा नहीं करिया, थे कभी एक बार ट्राई कर देखजो, और रेवे कि नहीं रेवे तो मैंने एक बार कमेंट में बताइजो। भाई साहब सही है, यदि मैं करूं नहीं रहे तो बा आप ये नाटक नहीं करा है कि नहीं, तो यूं क्या करे भाई साहब की चपलो ऊंधो रखनो, बबूले और नहाई जाए करे, अपर तक नहीं आवे, बबूले में भूत रहे यूं कहवे नहीं रहे। आई बात सुन में, तो ध्यान रखना, जो बबूलिया है ये आकस्मिक चक्रवात है। क्या दोस्तों? आकस्मिक चक्रवात। आई बात समझ में, पवन का बवंडर है, वायु का भंवर होता है, वायु का भंवर जो आकस्मिक चक्रवात के रूप में परिवर्तित होता है उसको बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बबूलिया। याद कर लेना, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा शब्द मैंने लिखा है दोस्तों लू। क्या लिखा है दोस्तों? लू। ये जो लू है दोस्तों, ये ग्रीष्म ऋतु में जो स्थानीय पवनें होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो स्थानीय पवनें होती है, उन स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। जो किस प्रकार की होती है दोस्तों? शुष्क होती है। क्या होती है? शुष्क। यानी कि इनमें नमी या आर्द्रता की कमी होती है, नमी या आर्द्रता की कमी होती है। शुष्क जो स्थानीय पवनें होती है उनको लू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहते हैं। अच्छे से याद कर लेना, ग्रीष्म ऋतु की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात बताई, 21 जून के आसपास अपना सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए राजस्थान के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है। समझ में आया क्या? अब उसके बाद में मैंने बताया था कि बबूलिया क्या होता है। अपने इस ग्रीष्म ऋतु में बबूलिया आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो आकस्मिक चक्रवात होते हैं, वायु के बवंडर उठते हैं, भाई साहब गोल गोल घूमे, उन्नीस के वे बबूलियो, कहीं के वे बबूलियो या बतूड़ियो, कहीं के वे बतूड़ियो। अच्छी बात। आगे लू। गर्मी में लू भले थे, कदी कदी गाड़ी माते नहीं हो जवने टू व्हीलर माते, भाई साहब ये थपेड़ा लागे गाड़ा माते, अरे भाई साहब कहीं गाड़ा बढ़िया केवो नहीं केवो, तो उन्नीच के वे लू, कहीं के वे लू, यानी कि शुष्क
शुष्क जो स्थानीय पवने होती है उनको लू कहते हैं। भाई साहब इनमें आर्द्रता नमी तो बिल्कुल ही नहीं रहे। भाई साहब यूं यूं बिना घी रहे बिना पानी पी गया तो मर जावे आदमी, गड़ो सूख जावे, इतनी भयंकर थपड़ा लगे और काला कीट हो जाए। भाई साहब जो सर्दियों में गोरे गोरे होते हैं ना, वो गर्मी माने लू रू रह जावे, काला कीट कोयला रह जाए। आई बात उनमें तो बबूलिया और लू आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? भाई साहब लू कहते हैं। कहीं कहवे लू, कहीं कहवे लू। और बबूलिया क्या है? आकस्मिक जो वायु के चक्रवात होते हैं उनको भाई साहब बतूड़िया कहते हैं, बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बबूलिया। समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको कुछ चीजें ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य बातें होती है वो मैं आपको समझाता हूं। इसको मिटा दो दोस्तों, मिटा देता हूं, ठीक रहेगा, ताकि अपने काम की बातें लिख सकें। मैं बिना फालतू की बातें नहीं करता हूं दोस्तों। काम की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो अपने समझने लायक बातें होती है, उनको लिखना बहुत जरूरी है, जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी। बहुत याद कर लेना। देखो दोस्तों, कुछ कुछ चीजें हैं इस ग्रीष्म ऋतु में। कभी कभी तो आपने ध्यान है वायु तेज आवाज करती जावे। भाई साहब यूं लगे कोई जने क्यों यूं हवा कदी कदी अड़ी भाजे और वो डालो टूट गो। अरे वो यूं गाड़ी कानून कदी यूं जाओ जनी यूं कदी कदी हवा यूं तेज तेज भाजिया करे। यानी कि जो वज्र, ऐसा कह सकते हैं, जो वज्र तूफान होता है उसको अपन ऐसा कह सकते हैं, वज्र तूफान कह सकते हैं। यानी कि जो तेज आवाज के साथ में, जो तेज आवाज के साथ में जो हवाएं चलती है, तेज आवाज के साथ में जो हवाएं चलती है, जो तेज आवाज के साथ में जो तूफान चलता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये शॉर्ट में लिखूं थोड़ा समझ में आवे। तेज आवाज के साथ, मैं मारवाड़ी भाषा में लिखूं, तेज आवाज के साथ जो हवाएं चलती है उनको कहते हैं भाई साहब वज्र तूफान। क्या कहते हैं? वज्र तूफान। भाई साहब इनको क्या कहते हैं? याद कर लेना, अरडाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अरडाव। क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि अरडाव क्या है? अरडाव क्या है? जो वज्र तूफान होते हैं, तेज आवाज के साथ में जो हवाएं चलती है, ग्रीष्म ऋतु में जो तेज आवाज के साथ में जो हवाएं चलती है उनको अरडाव कहते हैं। और भाई साहब जो ये अरडाव है नी, ये अरडाव या तेज तूफान या वज्र तूफान राजस्थान में जो सबसे ज्यादा आते हैं भाई साहब झालावाड़ में। कहाँ आते हैं? झालावाड़ में। भाई साहब झालावाड़ के लोगों की तो पतली हो जाती है हालत। भाई साहब एड़ा जोर जोर आवाज आवे, यूं लगे भाई साहब घर में बैठा रहे नहीं तो मातर माती बटीड़ बटीड़ बोले कि बारे कोई घर नहीं बिखर जा। भाई साहब तूफान नहीं आयो, इतनी खतरनाक हालत खराब हो। दिमाग में बिठा लीजिए भाई साहब कि ग्रीष्म ऋतु में जो तेज आवाज करने वाली जो हवाएं होती है, जो वज्र तूफान होते हैं, उनको बोलते हैं अरडाव। और अरडाव राजस्थान में सबसे ज्यादा आते हैं झालावाड़। कहाँ आते हैं? वाड़ झालावाड़, वाड़ झालावाड़ में सबसे ज्यादा आते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए। और अब भाई साहब एक खास बात और बताता हूं, ग्रीष्म ऋतु में आपने ध्यान है भाई साहब सर्वाधिक आंधियां चले। कहीं चले? सर्वाधिक आंधियां। ये सर्वाधिक जो आंधियां ना दोस्तों, ये ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलती है, शुष्क आंधियां चलती है, गर्मी गर्मी थपेड़ा लागे भाई साहब, लू चले, यूं कहो लू चले, सर्वाधिक आंधियां चले। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आंधियां चलती है वो याद कर लेना गंगानगर में चलती है। कहां चलती है दोस्तों? गंगानगर। और गंगानगर के बाद में कोई दूसरा जिला पूछे तो याद कर लेना वो है दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। पहला जिला हनुमानगढ़, पहला जिला गंगानगर, दूसरा जिला हनुमानगढ़, जहां पर सबसे ज्यादा कम से कम एक महीना में 30 दिन रहे। 30 दिन मानो 27 दिन तो भाई साहब गंगानगर माने 27 दिन तक तो गंगानगर में तो भाई साहब आंधिया ही आंधिया चले। आज घरे सफाई करी, दूसरे दिन घर में आ जाओ मनभरियो धूड़ो, मनभरियो रेत आ जावे। भाई साहब इतनी हालत गंगानगर की होवे। हनुमानगढ़ भी आप कोई हो रोको नहीं है, हनुमानगढ़ भी हालत पतली हो जावे। भाई साहब आटे 27 दिन चले तो आटे भी कम से कम 24 से 25 दिन आटे भी चले। भाई साहब आनी भी कहीं हालत हो बताओ। आप तो एक दिन आवे कचरो, जो कोई क्या कचरो आएगो इतनी सफाई करना मौत आवे। भाई साहब ने लुगाए ना तो सफाई नहीं रहे। और भाई साहब आटे कहीं हालत होती रही बोलो है। भाई साहब यूं धूड़ रहा है नहीं, यूं घर में मन आ जाओ धूड़, यूं परता जम जावे। आई बस में तो ये चीजें याद कर लेना। अरडाव राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ थे? झालावाड़। तेज आवाज करने वाली हवाएं। और राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां, राजस्थान में सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां है वो गंगानगर में आती है। उसके बाद में कहाँ आती है? हनुमानगढ़ में आती है। कहाँ आती है? हनुमान ऊपर से आती है गंगानगर, हनुमानगढ़। अब अनूपगढ़ आ जाएगा भाई साहब, तीसरे नंबर पर अनूपगढ़ हो जाएगा। राजस्थान के नए जिलों के अनुसार तीसरे नंबर पर अनूपगढ़ आ जाएगा। उसके हिसाब से यहाँ पर हवाएं चलती है। दोस्तों आपको समझ में आया कि ये चीजें याद कर लेना बहुत ही गजब की बात है। दोस्तों आपको चीजें और बताता हूं। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो गजब की बात है। देखो दोस्तों आपको मैं इतने अच्छे से बताऊंगा, इतने बड़े तरीके से बताऊंगा। और भाई साहब ये मैंने बता दिया, एक नक्शा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक नक्शा। ये सीधा याद करना, आपके ऐसे दिमाग में बैठाऊंगा दोस्तों कि आप लाइफ टाइम याद करोगे।
ये कौन सी दिशा दोस्तों? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा दोस्तों? दक्षिणी दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिणी दिशा। ये कौन सी दिशा दोस्तों? पूर्वी दिशा। और ये कौन सी दिशा दोस्तों? पश्चिमी दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिमी दिशा। यहां तक आपको कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होगी। भाई साहब जो उत्तर दिशा से, भाई साहब उत्तर दिशा में जो हवा चले, उत्तर दिशा से जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है, उत्तर दिशा से जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को क्या कहते हैं भाई साहब? धरऊ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धरऊ। क्या कहते हैं? धरऊ। क्वेश्चन आएगा। उत्तर दिशा से जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है, धूल भरी जो आंधियां चलती है, उसको क्या कहते हैं? धरऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? धरऊ। भाई साहब जो पूर्वी दिशा से ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्वी दिशाओं से जो हवाएं चलती है, उनको कहते हैं पूर्वैया। क्या कहते हैं भाई साहब? पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वैया। पूर्वैया कहते हैं। या भाई साहब पूर्वैया नहीं याद हुए तो इन्हीं दूसरों नाम है आगुणी। क्या कहते हैं दोस्तों? आगुणी। याद कर लेना, आगुणी, पूर्वैया। और तो नाम याद हो चुका है। पूर्वी दिशा से जो हवाएं चलती है, पूर्व दिशा से जो हवाएं चलती है, उसको पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वैया। और इसी का दूसरा नाम है आगुणी। क्या नाम है? आगुणी। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। अरे भाई साहब जो दक्षिणी दिशाओं जो हवाएं चले, दक्षिणी दिशाओं जो हवाएं चले, उनका नाम है लंकाऊ। का नाम है दोस्तों? लंकाऊ। का नाम है? लंकाऊ। जल्दी तो कहीं कहे उत्तर सो चाले हवाएं धरऊ और दक्षिण सो चाले लंकाऊ। उत्तर सो चाले धरऊ, दक्षिण सो चाले लंकाऊ, और पूरब से चाले आगुणी, पश्चिम सो चाले आथुणी। कहीं चाले भाई साहब? आथुणी। याद कर लेना, गजब की बातें हैं। उत्तर से चाले धराऊ, दक्षिण से चाले लंकाऊ, पूरब से चाले आगुणी, पश्चिम से चाले आथुणी। आगुणी आथुणी, आगुणी आथुणी, आगुणी आथुणी। याद कर लेना। और तो भाई साहब ग से गमला और वो है थ से थन, थ से थन, ग से गमला, थ से थन। दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। याद कर लेना भाई साहब, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। आगुणी की जगह आथुणी कर दोगे और आथुणी की जगह आगुणी कर दोगे, भाई साहब आप पिंचर हो जाओगे पेपर में। याद कर लेना, बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आए क्या? ये भाई साहब जो उत्तर दिशा से जो ग्रीष्म ऋतु में हवा चलेगी धरऊ, दक्षिण से जो हवाएं चलेगी लंकाऊ, पूर्व से चलेगी उसको पूर्वैया आगुणी कहेंगे, और भाई साहब जो पश्चिम से चलेगी उसको अथुणी, और पश्चिम से इसको और भी कह सकते हैं, इसको पछुआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पछुआ। पश्चिम से पछुआ ही कह सकते हैं। आई बस में दिमाग में बिठाना, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दोस्तों अब बात और है, मैं आपको सब चीज एक ही नक्शा में समझा देता हूं। भाई साहब जो उत्तर और पश्चिम से इस तरफ से यहां से कोई हवाएं चलेगी ग्रीष्म ऋतु में, उत्तर और पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलेगी उसको कहेंगे भाई साहब सूरैया। क्या बोलेंगे? सूरैया। क्या बोलेंगे? सूरैया। याद कर लेना, उत्तर पश्चिम से जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे सूरैया। क्या बोलेंगे दोस्तों? सूरैया। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। उत्तर और पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे सूरैया, और जो उत्तर और पूर्वी दिशा से जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे संजेरी। क्या बोलेगी दोस्तों? संजेरी। यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलेगी ग्रीष्म ऋतु में उसको बोलेंगे सूरैया, और भाई साहब उत्तर और पूर्वी दिशा से जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे संजेरी। क्या बोलेंगे? संजेरी। और भाई साहब जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे समदरी। क्या बोलेंगे दोस्तों? समदरी। समदरी, समदरी दक्षिण पश्चिम से चलेगी, और जो दक्षिण और पूर्वी दिशा से जो हवाएं चलेगी ऐसे उसको बोलेंगे चील। क्या बोलेंगे दोस्तों? चील। चील, चील। याद कर लेना भाई साहब, ये सब के सब क्या है? हवाएं हैं। इनके नाम है दोस्तों, क्या है इनके नाम? याद कर लेना दोस्तों, सूरैया, संजेरी, समदरी, चील। सूरैया, संजेरी, समदरी, चील, धरऊ, लंकाऊ, आगुणी, अथुणी। ये सब हवाओं के नाम है। ऐसे क्वेश्चन आगे ना भाई साहब, मैं अभी भी कह रहा हूं, J2 ऑफिशियल से पढ़ने वाले बच्चे करते हैं और कई वाले बच्चे नहीं करेंगे। भाई साहब इस चैनल को लोग सीरियस ले ही नहीं रहे, इस चैनल को लोग सीरियस ले ही नहीं रहे। उनको ये पता नहीं है भाई साहब को कि पढ़ाई यहाँ पर कैसी होती है। समझने वाला भी बंदा समझता है, जो डेली रेगुलर जो क्लासें पढ़ता है उनको तो भाई साहब बहुत मजा आता है, डेली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। और जो डेली नहीं मजे मजे में लेते हैं ना भाई साहब, वो पीछे रह जाते हैं। उनका जो रिजल्ट आएगा ना वो फिर मजा ही नहीं आएगा। यहाँ से पशु परिचर के बच्चे निकलेंगे खेड़ खेड़ खेड़, ऐसा लगेगा J2 ऑफिशियल वाला ने ये सब कुछ खरीद लिया। आई बस उनमें आगे भाई साहब कुछ हवाओं के नाम मैं और बता देता हूं, कुछ कुछ चीजें और भी है दोस्तों, मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, जो पोष माह होता है, पोष माह, जो पोष माह होता है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के समय जो पोष माह है, पोष माह में जो हवाएं चलेगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पोष माह में जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे सिली। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिली। ये हवाओं के नाम है। पोष माह में
पोष माह में जो हवाएं चलेगी उसको बोलेंगे सिल्ली। क्या बोलेंगे? सिल्ली। और जो ज्येष्ठ माह होता दोस्तों, ज्येष्ठ माह में आपने पता है दोस्तों, जेठ माह में सर्वाधिक पड़े तावड़ो। कहीं पड़े तावड़ो, तावड़ो पड़े भाई साहब रह जाऊं गर्म, कहीं रह जाऊं गर्म, यानी कि तावड़ो पड़े। जेठ माह में पड़े भाई साहब गजबरो तावड़ो, यानी कि गजबरी पड़े भयंकर गर्मी, गर्मी पड़े भाई साहब रह जाऊं आपको एकदम तवा रह जाओ, कड़े रह जाओ तवा रह जाओ, गर्म रह जाओ, तवो तवो छुल्ला मत पड़े रह जाओ तवो, जानो नहीं जानो। जेठ महीना में पड़े भाई साहब भयंकर गर्मी, और गर्मी पड़े जन भाई साहब आपो रह जाओ तवो रह जू गर्म, की रह जाओ तवो रह जू गर्म। जो जेठ मारी जो हवा रहे उनके वे तवा, कहीं के वे तवा। याद हुई की हुई? पोष मारी सिल्ली, पोष मारी सिल्ली, पोष मारी सिल्ली, आवाज पे ध्यान देना ना दोस्तों। पोष मारी सिल्ली, जेठ मारी तवा, पोष मारी सिल्ली, जेठ मारी तवा, पोष मारी सिल्ली, जेठ मारी तवा। उत्तर से धरऊ, दक्षिण से लंकाऊ, पूर्व से आगुणी, पश्चिम से आथुणी, सुरैया संजेरी, समदरी चील, समदरी चील। पोष मारी सिल्ली, जेठ मारी तवा। याद कर लेना, ये सब के सब हवाएं हैं भाई साहब। क्या है? हवाएं। ये सब ग्रीष्म ऋतु में चलती है। आपने तो एक ही सुनी भाई साहब, लू चले लू, इन अलावा की नहीं पढ़ियो, इतना पढ़ लेना। ये सब हवाएं हैं भाई साहब, अपने परीक्षा में काम आएगी। बाकी आपने खाली लू ही खानी है, इन अलावा की नहीं देखना। लून बबूलियो देखना, इन अलावा अपन की नहीं देखना। ये तो आपने याद करनी है भाई साहब। हो जाएगी क्या याद? 100% हो जाएगी दोस्तों। याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और क्या बताऊंगा? ये मिटाओ दो, ये करो दोस्तों। फिर मैं मिटाता हूँ इसको, फिर 2-4 पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखवा, दूर हट गया, जल्दी कर दो दोस्तों इसको। फिर अपन कुछ चीज़ें और बताऊंगा, फिर लास्ट में अपना ये पॉइंट पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट और पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, मिटाऊं इसको, ठीक है। अब आगे दोस्तों 2-3 चीज़ें और बता देता हूं, फिर अपनी ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी कंप्लीट। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में एक बता देता हूं, सबसे गर्म महीना या माह कौन सा होता है? याद कर लेना दोस्तों, जून। और सबसे गर्म जो जिला होता है, सबसे गर्म जिला कौन सा दोस्तों? चूरू। और भाई साहब, जो जितना गर्म होगा वो उतना ठंडा होगा, जो जितना गर्म वो उतना ठंडा, जो जितना गर्म वो उतना ठंडा। तभी तो भाई साहब कहते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है, दैनिक तापांतर राजस्थान का है। और सबसे ठंडा जो जिला होता है ग्रीष्म ऋतु में, वो भाई साहब कौन सा है? चूरू। याद कर लेना, कौन सा दोस्तों? चूरू। और सबसे गर्म दिन, ये सब में मुख्य लिखा रहा हूं, सबसे गर्म, या हाँ सबसे, ऐसा लिख सकता हूं, सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। कौन सा दोस्तों? 21 जून। याद कर लेना। ये सब चीजें थोड़ी याद कर लेना, आपको याद करना है दोस्तों। ये आ जाएगा क्वेश्चन। सबसे बड़ा दिन भी कह सकते हो या सबसे गर्म दिन भी कह सकते हो, क्योंकि इस दिन सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। अपने काम की बात है। और बाकी तो बाकी एक मैं और बता देता हूं, सबसे शुष्क स्थान पूछ ले तो बता देना दोस्तों, फड़ौदी। कौन सा दोस्तों? फड़ौदी जिला। कौन सा है? फड़ौदी जिला। या सबसे शुष्क जिला भी कह सकता हूं मैं दोस्तों, सबसे शुष्क जिला भी कह सकता हूं, फड़ौदी है। कौन सा है दोस्तों? फड़ौदी। याद कर लेना। पहले सबसे शुष्क स्थान था फड़ौदी, अब सबसे शुष्क जिला भी हो गया फड़ौदी। सबसे गर्म जिला चूरू। अभी सुन में गर्म और शुष्क में थोड़ा अंतर है, याद रखना, थोड़ा बिठा देना। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज अपनी ग्रीष्म ऋतु मैंने पूरी करवाई है। क्या करवाई दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु मैंने पूरी करवाई है। अब दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट लेंगे वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु दोस्तों? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु मैंने आपको बताया था, कौन सा महीना बताया था? मध्य जून से लेकर सितंबर तक। कहां तक है दोस्तों? सितंबर तक। मध्य जून से लेकर सितंबर तक। और वर्षा ऋतु की मैंने बात बताई थी आपको। वर्षा ऋतु में मैंने बता दिया था कि राजस्थान में मैंने कल वैसे राजस्थान में जो बारिश कैसे होती है वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शॉर्ट में, डायरेक्ट अपने मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूँगा, ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करूँगा। ये अपना भारत है दोस्तों, और ये अपनी, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करने वाला। ये दोस्तों अपने पता है कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये अपनी कर्क रेखा है।
थोड़ी कर्क रेखा इधर उधर बन गई, थोड़ा इस तरफ करना था, ठीक है, अपने को समझना है बस, ये कर्क रेखा। और दोस्तों ये मैं ऐसा कह सकता हूं भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे है, इससे भी नीचे है थोड़ा, इसको भूमध्य रेखा मैं थोड़ा समझा रहा हूं, बेसिक वाली कल वाली चीज में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं अपने इस तरफ जो ग्रीष्म अपना जो ऋतु होता है उत्तरायण में, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भाई साहब यहाँ पर तापमान अधिक और वायुदाब कम, तापमान अधिक वायुदाब कम। और भाई साहब जो अपने हिंद महासागर के आसपास का जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर तापमान कम और वायुदाब अधिक, उसकी वजह से जो अपने हाई प्रेशर से पवनें लो प्रेशर की ओर उत्तरी गोलार्ध में जाती है। जब ये भूमध्य रेखा को पार करती है, जब ये पवनें आर्द्रता लिए हुए हिंद महासागर से ऊपर जाती है, तो आर्द्रता लिए हुए ये पवनें हिंद महासागर को पार करती है। हिंद महासागर से पार करने के बाद ये भूमध्य रेखा पर यहाँ पर भाई साहब कोरियोलिस बल, जिसको फेरल का नियम भी कहते हैं, फेरल का नियम या कोरियोलिस बल काम करता है, फेरल का नियम या कोरियोलिस बल काम करता है, जिसकी वजह से ये जो पवनें आ रही थी इसको दक्षिणी पश्चिम की ओर मोड़ देते हैं। इसको ये जो दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिणी पश्चिम की ओर इन पवनों को मोड़ दिया जाता है और ये पवनें ऐसी जाती है, 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 ये इस तरफ पर ये जाती है। तो सबसे पहले जो पवनें हैं ये भाई साहब अपने अंडमान निकोबार द्वीप में टकराएगी। कब टकराएगी? मई के अंतिम सप्ताह में। मई के अंतिम सप्ताह में इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले टकराती है और मई के अंतिम सप्ताह 25-26 मई के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। तो भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है मई के अंतिम महीनों में। आई बस में मई के अंतिम सप्ताह में। उसके बाद में ये जो मानसून है ये सबसे पहले अपने भारत के दक्षिण में, भारत का दक्षिणी इलाका यहाँ पर, ये कौन सा तट है दोस्तों? मालाबार तट। कौन सा तट है दोस्तों? मालाबार तट। और ये मालाबार जो तट है ना दोस्तों, ये केरल में पड़ता है और यहाँ पर जून का प्रथम सप्ताह में मतलब 5-7 जून के आसपास यहाँ पर मालाबार तट में बारिश होती है। उसके बाद में ये जो पवनें हैं ये दोस्तों दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो इस तरफ चली जाती है, ये हो जाएगी दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ हो जाएगा दोस्तों अरब सागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरब सागर। ओ भाई साहब, अब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ये ऊपर जाती ये इस तरफ जाएगी और आपको पता है यहाँ पर जो अपना हिमालय है, क्या है दोस्तों? हिमालय। और वो हिमालय से जाकर टकराएगी। आई बस में? हाँ। अब अपनी जो इस तरफ की जो ये जो पवन है ये अरब सागर के ऊपर से जाएगी। अरब सागर पे जाने के बाद में ये 3 शाखाओं में बढ़ जाती है भाई साहब, जो अपने यहाँ पर राजस्थान में जो पहुँचती है, इधर नर्मदा घाटी की शाखा अपने राजस्थान में जो पहुँचती है वो गुजरात कच्छ जो इस तरफ का इलाका है यहाँ पर जो जाती है वो गुजरात कच्छ वाली जो ये पवन है ये धीरे धीरे अरब सागरी जो पश्चिमी जो मानसून है वो अपने राजस्थान में यहाँ पर प्रवेश करता है। और राजस्थान में आपको पता है बीचों बीच में से क्या पड़ती है? अरावली पड़ती है। और राजस्थान में जो ये मानसून है अरब सागरी मानसून, ऐसा कह सकते हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है अरब सागरी मानसून है ये राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। कहां से करता है? राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, उस बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। इसीलिए तो कहते हैं मानसून का जो प्रवेश द्वार है राजस्थान में वो बांसवाड़ा को माना जाता है। अरब सागरी जो प्रवेश द्वार है, अरब सागरी मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा को है। उसके बाद में अपने पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किए बिना वो सीधी की सीधी अपने इस तरफ चली जाती है और अरावली के सारे चली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अरब सागरी मानसून से राजस्थान में केवल और केवल 10% बारिश होती है, जो बहुत ही कम होती है। सबसे जो कम वर्षा होती है वो अरब सागरी मानसून से होती है और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। कितनी प्रतिशत? 90% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, क्योंकि ये फिर इस तरफ चला जाता है। इधर जो अराकान योमा जो म्यांमार में जो पर्वत है उससे टकराकर ये किस तरफ? इस तरफ जाती है, अरावली में जाती है और यहाँ पर जो टकराती है। और यहाँ पर जो गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ हैं मतलब थोड़ी भारत लेवल की है, आपके थोड़ा ऊपर निकल रहा होगा इसीलिए मैं थोड़ी फास्ट बोल रहा हूँ। जो अपन ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया वगैरह पहाड़ी है वहाँ पर जो बीच में ऐसे फंस जाता है ये जो अपना मानसून है वहाँ पर भयंकर बारिश करता है। आई बस में? तभी तो मानसिन राव जो मेघालय में स्थान है मानसिन राव, वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आई बस में? विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मानसिन राव मेघालय में होती है। और वो क्योंकि गारो खासी जयंतियों में ये जो पहाड़ी इलाका है ना
इन जो पहाड़ी और इन पहाड़ियों के अंदर ये जलवायु फंस जाती है, ये मानसून फंस जाता है और वहाँ पर बारिश करनी ही करनी पड़ती है। उनकी आर्द्रता और ज़्यादा ऊपर नहीं उठ जाती है, फिर वो उनको बारिश करनी पड़ती है। फिर वो जो मानसून है वो भाई साहब कुछ तो इस तरफ आता है, अपने इस तरफ आता है, और इस तरफ आने के बाद में अपने राजस्थान में भी थोड़ी थोड़ी अपने इस तरफ ये पूर्वी भाग में कुछ बारिश करता है, क्योंकि अरावली की ऊपर ऊंचाई होने की वजह से कुछ ही मानसून आता है, बाकी इस तरफ पूर्वी भाग में बारिश करता है। ये तो कुछ मैंने बहुत ही फास्ट 1 या 2 मिनट में कुछ बताया भाई साहब, पूरा नहीं बताया, कुछ बताया। कल वाले वीडियो मैंने पूरा बता दिया था। थोड़ा समझना बेसिक कि भाई अपने वर्षा ऋतु है तो मानसून या अपने मानसून कैसे आता राजस्थान में, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब खास बात क्या है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट समझने वाली बात तो अब है। ये तो मैंने कल पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत मानसून पढ़ाया है, वर्षा ऋतु पढ़ाई है, तो थोड़ा सा मैंने बताया। थोड़ा सा मैं वीडियो देख लेता हूँ, फिर अपनी बात करेंगे आगे। ओ भाई साहब, वीडियो भी बहुत 1 घंटे के ऊपर चला गया, लेकिन खैर कोई नहीं दोस्तों, कम से कम 50 से एक मिनट के आसपास हो गए, कोई बात नहीं, अभी जल्दी हो जाएगा अपना ये टॉपिक छोटा सा। दोस्तों अपने इसमें ही अपन पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 2 चीज़ पढ़नी दोस्तों। एक तो मावट पढ़ना। क्या पढ़ना दोस्तों? मावट, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मावट ही है, यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपने ये महाद्वीप कौन सा दोस्तों? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा दोस्तों। ये महाद्वीप कौन सा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। और भाई साहब ऐसे करते करते, ये नीचे करते करते थोड़ा सा भारत अच्छा नहीं बने तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं भाई साहब, कि अपना भारत ही सब कुछ है। ये भारत है, और भाई साहब ऐसे करते करते ये इस तरफ, ये विश्व का नक्शा है, आप थोड़ा समझ लेना, ऐसे ही बना रहा हूं थोड़ा फास्ट। भाई साहब इन यूरोप और अफ्रीका के मध्य यहाँ पर जो महासागर है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा है दोस्तों? भूमध्य महासागर। भूमध्य महासागर या भूमध्य सागर कह सकते हो। जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में वर्षा ऋतु में, इस भूमध्य सागर में वर्षा ऋतु में क्या होता है? यहां पर भाई साहब कमजोर, ऐसे कह सकता हूं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कुछ दिनों में, थोड़े दिनों में कमजोर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कमजोर चक्रवात होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? कमजोर चक्रवात। इन कमजोर चक्रवात को क्या कहते हैं दोस्तों? याद कर लेना, इन कमजोर चक्रवातों को कहते हैं विक्षोभ। क्या कहते हैं दोस्तों? विक्षोभ। यानी कि जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में वर्षा ऋतु के आसपास, जो भूमध्य सागर में वर्षा ऋतु के आसपास, शीत ऋतु के आसपास, इस शीत ऋतु के आसपास, सॉरी मैंने वर्षा ऋतु बोल दिया, कि भूमध्य सागर में शीत ऋतु के आसपास, शीत ऋतु में क्या होता है कि भाई साहब इस शीत ऋतु में क्या होता है कि भाई साहब इस भूमध्य सागर में कमजोर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कमजोर चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिनको क्या कहते हैं भाई साहब? विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विक्षोभ। ये विक्षोभ क्या होता है? कम से कम 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई लेते हैं। 10 से 12 किलोमीटर ये विक्षोभ, कमजोर विक्षोभ होते हैं तो ऊपर उठते हैं। 10 से 12 किलोमीटर ऊपर उठने पर जो अपनी सौभ मंडल आती है, पृथ्वी की जो एक परत होती है सौभ मंडल, उस सौभ मंडल में चलने के बाद में, सौभ मंडल में उस समय जो पवनें चलती है, उन पवनों का नाम है जेट स्ट्रीम। उन पवनों का नाम क्या दोस्तों? जेट स्ट्रीम पवने। वो जेट स्ट्रीम पवनों के लपेटे में आ जाती है। और भाई साहब जो जेट स्ट्रीम पवने हैं वो इस प्रकार चलती है। किस प्रकार चलती है? इस प्रकार, ये इस प्रकार चलती है। अब ये भाई साहब ये पवने इस प्रकार चलती है तो अपने ये भूमध्य सागर से जो चक्रवात, कमजोर विक्षोभ उत्पन्न होते, जो आर्द्रता लिए हुए जो हवाएं ऊपर उठी थी, कमजोर विक्षोभ, वो भाई साहब इस तरफ चलती है, अपने पश्चिम की ओर से चलता है। ये पश्चिम की ओर से चलता है और अपने इस तरफ आपको पता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ इलाकों में गुजरात में, ये इस तरफ थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में धीरे धीरे अपने इधर अरावली के पश्चिम में ये थोड़ी थोड़ी बरसात करता है। कौन से महीने में? शीत ऋतु में। मैंने इतनी देर थोड़ा वर्षा ऋतु बोल दिया था, वो याद करना, शीत ऋतु में। इस शीत ऋतु में जो बरसात होती है, इस शीत ऋतु में जो भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे जो बरसात होती है उसको मावट कहते हैं। अब भाई साहब समझने वाली बात क्या है वो समझा देता हूं। अपने को समझना क्या क्या है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि भाई ये जो मावट है, इस मावट ये मावट उत्पन्न कहां से होता है? मावट उत्पन्न कौन से होता है? ये किसके लिए लाभदायक है? किसके लिए लाभदायक होता है? अब उसमें देखो, मावट होता है ये शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से, क्योंकि ये पश्चिम की दिशा से आ रहा था, इसीलिए पश्चिमी विक्षोभों से
जो भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है दोस्तों, भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। इस भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे अपने राजस्थान में मावठ होता है। और मावठ कौन सी कब होता है, शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में होता है। और सबसे ज्यादा मावठ होता है वो याद कर लेना दिसंबर और जनवरी में होता है। दिसंबर और जनवरी में शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसको बोलेंगे भाई साहब मावठ। क्या बोलेंगे, मावठ। तो याद करना, बहुत बार, कोई 500 बार ये क्वेश्चन आया है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसको क्या बोलेंगे, मावठ बोलेंगे। मावठ कहाँ से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर से। कौन से विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभों से। कौन से विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभों से। भाई साहब जो ये मावठ है ये कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, रबी की फसल। कौन सी फसल, रबी की फसल। भाई साहब आपको पता अभी सर्दी है, सर्दी के दिनों में कौन सी फसल बोते हैं, रबी की फसल। कौन सी फसल, रबी की फसल। और रबी की फसल में भी प्रमुख रूप से क्या बोते हैं भाई साहब, गेहूं। क्या बोते हैं, गेहूं। भाई साहब ये गेहूं के लिए तो लाभदायक है, गेहूं के लिए तो वरदान है। गेहूं को ये मावठ मिल जाए तो भाई साहब वरदान है, एक तरह का वरदान है गेहूं फसल के लिए भाई साहब। इसीलिए तो किसान लोग बहुत खुश होते हैं। किसानों ने कहा भाई साहब हमारे गेहूं के लिए तो मजे ही मजे हो गए, गेहूं के लिए तो आनंद हो गया। इसीलिए तो ये जो किसान लोग हैं इसी मावठ को क्या बोलते हैं भाई साहब, सुनहरी बूंदे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, सुनहरी बूंदे। ये कहते हैं भाई साहब हमारी सोने से कम ये बूंदे नहीं है, सोने से कम ये बूंदे ही नहीं है, इसीलिए तो इसको कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं दोस्तों, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे कहते हैं। ये हो गया दोस्तों मावठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होता है, पश्चिमी विक्षोभों से होता है। विक्षोभ का मतलब होता है कमजोर चक्रवात। अब बस समझ में, अब ये होता है। उसके बाद में ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। रबी की फसल में गेहूं, किसके लिए, गेहूं, चना, सबसे ज्यादा गेहूं, और गेहूं के बाद में चना वगैरह भी बोते हैं इस समय। आई बस उसके बाद में इनको किसान लोग सुनहरी बूंदे कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि भाई साहब ये सोने से कम नहीं है। भाई साहब मावठ हो जाए फिर तो कहना ही क्या। भाई साहब मावठ में तो गेहूं बहुत मजेदायक होते हैं, चने बहुत बढ़िया होते हैं। आई बस में ये हो गया दोस्तों मावठ। क्या हो गया, मावठ। आपको समझ में आया क्या दोस्तों, बिल्कुल मैंने अच्छे से बताया, नक्शा कोर के बताया। आई बस में, तो उतारो ये दोस्तों, उतार दो ये चीजें, मावठ लिख दो और बहुत काम की चीजें याद कर लेना दोस्तों। ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन बार बार आता है। मिटो दोस्तों ये, ठीक है। देखो दोस्तों 2-4 चीजें आपको फैक्ट तथ्यों के रूप में याद करनी। क्या क्या याद करनी, देखो जो मावठ है, मावठ तो क्या, मावठ का तो मैंने बता दिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, याद कर लेना, वो है दोस्तों झालावाड़। कौन सा दोस्तों, झालावाड़। कौन सा जिला, झालावाड़। उसके बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू। क्या बोलते हैं दोस्तों, माउंट आबू। क्या बोलते हैं, माउंट आबू। क्या बोलते हैं दोस्तों, माउंट आबू। माउंट आबू जो सिरोही में है दोस्तों, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, याद कर लीजिए। इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, बरखोयांस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, बरखोयांस्क कहते हैं। बरखोयांस्क ये एक रूस का स्थान है। कहाँ का दोस्तों, रूस में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है ना वो बरखोयांस्क है। क्या है दोस्तों, बरखोयांस्क। राजस्थान का बरखोयांस्क किसे कहते हैं, माउंट आबू को कहते हैं। किसको कहते हैं, माउंट आबू को, क्योंकि माउंट आबू में सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गजब की है, बहुत ही काम की चीज है दोस्तों, याद करने लायक है। देखो दोस्तों 2 चीजें बता देता हूं। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, याद कर लेना। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होता है। बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, और वो भी कितने प्रतिशत, 90%। 10% होती है वो अरब सागरीय मानसून से होती है। और राजस्थान में जो मानसून आता है, राजस्थान में या भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब है। राजस्थान में जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, 90%। और राजस्थान का बरखोयांस्क किसको कहते हैं, माउंट आबू को कहते हैं। और राजस्थान का चेरापूंजी किसको कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, झालावाड़ को कहते हैं। याद कर लेना, ये वर्षा से संबंधित काम है। और एक बात बता देता हूं, राजस्थान की जो औसत वर्षा वो कितनी है, 57.51 सेंटीमीटर है। 57.51 सेंटीमीटर है, याद कर लेना।
राजस्थान की जो औसत वर्षा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर है। 57.51 सेंटीमीटर है, ये राजस्थान की औसत वर्षा है। औसत वर्षा है, याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो, यहां तक आपको कोई भी तकलीफ हो तो मेरे को बताइए। दोस्तों आपको मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये की बात बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें आपको समझाई है। मेरे हिसाब से इन चीज़ों में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 57.51 सेंटीमीटर यहाँ पर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है। देखो दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, इसका एक ही रीजन है। मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं। ये अरावली है दोस्तों, अरावली के सारे अपना मानसून चला जाता है। तो एक ही ध्यान रखना, अरावली का मानसून के समानांतर होना। कैसा होना दोस्तों? समानांतर होना। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर पॉइंट है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है। अरावली का मानसून के समानांतर होना है। ये भाई साहब अरावली है और मानसून भी इस तरफ चला जाता है। अरावली का मानसून के समानांतर होने की वजह से भाई साहब राजस्थान में वर्षा कम होती है। राजस्थान में वर्षा कम होती है। भाई साहब समझ में आ गया क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया क्या? रट लो, याद कर लो। फिर अपना लास्ट लेंगे दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों शीत ऋतु। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शीत ऋतु। भाई साहब जो अभी चल रही है सियाड़ो, कहीं चले सियाड़ो, मिटो दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों, अब पढ़ेंगे लास्ट अपनी छोटा सा पॉइंट है अभी तो, शीत ऋतु। भाई तब जो शीत ऋतु है ये कब से चलती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये शीत ऋतु चलती है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये शीत ऋतु चलती है। और इसी के मध्य जो अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है, अक्टूबर से जो नवंबर का महीना है, ये लौटता हुआ मानसून है। ये कौन सा दोस्तों? लौटता हुआ मानसून है, या इसी को कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है कि लौटता हुआ मानसून का काल कौन सा है, या मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही गजब की बात है, याद करना। देखो दोस्तों, 2-3 चीजें आपको इसमें याद रखना। ये जो दीपावली के आसपास का समय हो जाता है, ये जो ये अक्टूबर से फरवरी के आसपास का जो है, ये दीपावली के आसपास का होता है। दीपावली के बाद में तो धीरे धीरे हल्की सर्दी पड़ती है, थोड़ी सर्दी पड़ने अपने जो मतलब हल्की सर्दी पड़ती है, जिसको अपन कह सकते हैं गुलाबी सर्दी। एक चीज बता देता हूँ, दीपावली के आसपास जो हल्की जो सर्दी पड़ती है, जो अपने को सुहाती है, मजा आता है, भाई साहब उसको बोलेंगे गुलाबी सर्दी। क्या बोलेंगे दोस्तों? गुलाबी सर्दी। क्या बोलेंगे? गुलाबी सर्दी। आई बात समझ में? याद कर लेना कि दीपावली के आसपास जो हल्की सुहाने जैसी जो सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, मीठी, उसको बोलेंगे गुलाबी सर्दी। क्या बोलेंगे? गुलाबी सर्दी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ी सी आप एक खोपचे में लिख देना दोस्तों, कहीं काम आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैं वो चीज भूल गया। देखो दोस्तों, एक शब्द है दोगड़ा। क्या है दोस्तों? दोगड़ा, या इसी को बोलेंगे दाहेड़ा। क्या बोलेंगे? दाहेड़ा। ये मेरे को दिमाग में नहीं है, अब आया। दोगड़ा या दाहेड़ा, ये क्या है दोस्तों? बहुत गजब की बात है। मानसून से पहले वर्षा होना। आपको पता है राजस्थान में जो अपने जो भारत में मानसून है वो जून के आसपास प्रवेश करता है, मई जून में प्रवेश करता है। लेकिन मई जून से पहले भी कभी कभी बारिश हो जाती है। आपको पता है अभी देखो, अभी ऐसा मौसम हो रहा है कि 4-5 दिनों में कहीं बारिश हो जाए। थोड़ी सी बारिश हो गई ना भाई साहब, ऐसा यूं सर्दी ऋतु के बाद में थोड़ी बारिश होने लग जाती है। जो मानसून से पहले जो वर्षा होती है ना, थोड़ी बहुत मानसून से पहले कभी कभी कुछ बारिश होती है, उनको बोलेंगे दोगड़ा। क्या बोलेंगे? दोगड़ा। और दोगड़ा को ही कहते हैं दाहेड़ा। क्या कहते हैं? दाहेड़ा। दोगड़ा भाई साहब, 2 घड़े जितनी बारिश होती है, थोड़ी बारिश होती है। क्या होती है? थोड़ी बारिश। दोगड़ा दाहेड़ा। ये याद कर लेना भाई साहब, काम की चीज़ें, बहुत ही गजब की बात है, याद कर लेना। ये उतारो दोस्तों, ये उतार दो। फिर मैं आपको लास्ट 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, फिर बहुत ही अपनी यहाँ का अपन ख़त्म करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ठीक है। हाँ मिटाऊं। देखो दोस्तों, अपने राजस्थान में सर्दी क्यों पड़ती है, इसका रीजन बताता हूँ।
राजस्थान में सर्दी क्यों पड़ती है? देखो दोस्तों, ये अपना ये भूमध्य रेखा है, और ये अपनी कौन सी है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और ये अपनी कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। जब मैंने बताया था 21 जून के आसपास, जब 21 जून के आसपास तो कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है। 21 मार्च के दिन मैं लिख ही देता हूं, 21 जून पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इसका मतलब यहां धूप होगी। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च के आसपास भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो यहां पर भी दिन और यहां पर भी दिन बराबर होंगे, यहां पर भी रात और यहां पर भी रात बराबर होंगे। दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होंगे। और भाई साहब मकर रेखा पर है 22 दिसंबर। कब होगा दोस्तों? 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अब भाई साहब यहां पर जो सूर्य सीधा चमकेगा, तो इसकी जो गर्मी है वो यहां तक पहुंचते बहुत टाइम लगेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा तापमान रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा क्या है भाई साहब? तापमान है। और यहाँ का जो तापमान है वो भाई साहब बहुत कम होगा। तो यानी कि इस उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी? ठंड। और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी धूप। कब पड़ेगी? दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर, तो यहां तो पड़ेगी गर्मी और यहां पर सूर्य की तिरछापन हो जाता है, सूर्य की किरणों का तिरछापन हो जाता है। तो अपने उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहेगा, तो यहां पर पड़ेगी सर्दी। क्या पड़ेगी? सर्दी। कुछ चीजें और बता देता हूं। सबसे ठंडा महीना, ऐसा कह सकता हूं, सबसे ठंडा माह कौन सा है दोस्तों? जनवरी है। याद कर लेना। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? वो है दोस्तों चूरू। जो सबसे गर्म होगा वो सबसे ठंडा भी होगा, याद करना। और सबसे ठंडी रात वो है दोस्तों 22 दिसंबर। कौन सी है दोस्तों? 22 दिसंबर। और सर्दी में एक बात और बता देता हूं, सर्दी में भाई साहब पड़ता है पाला। क्या पड़ता है दोस्तों? पाला। क्या पड़ता है? पाला। भाई साहब बिल्कुल मतलब वर्षा की धुंधकार होती है और अपने को कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम मतलब ऐसा कैसे ओस पड़ती है, बहुत ही भयंकर जो ओस पड़ती है उसको बोलेंगे पाला। क्या बोलेंगे दोस्तों? पाला। यानी कि भयंकर जो ओस पड़ती है, भयंकर जो अपने ऐसा कह सकते हैं ओलावृष्टि होती है, उसको अपन पाला कह सकते हैं। आई भाषा में धुंध होती है, आई भाषा में कोहरा, भयंकर जो कोहरा होता है उसको पाला कह सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पाला किससे संबंधित है? पाला शीत ऋतु से संबंधित है। पाला किससे संबंधित है? शीत ऋतु से संबंधित है। दिमाग में बैठ गया क्या भाई साहब? ये चीजें मैंने आपको आज शीत ऋतु में के बारे में बताई थी, याद कर लेना, बहुत ही गजब की बातें हैं। दोस्तों ये सब चीजें आपको कैसी लगी? ये सब चीज़ें आपको बढ़िया लगी होगी, एकदम मस्त लगी होगी, बहुत ही अच्छे से समझा। मेरे हिसाब से आज वीडियो भी 1 घंटे के ऊपर बढ़ गया होगा, लेकिन करे क्या दोस्तों, मैंने तीनों ऋतुओं को समझाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नक्शा बना के अपने पास में डिजिटल बोर्ड होता है, सीधा नक्शा बनता है। ये चीज़ समझाई मतलब 30-40 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, 15-20 मिनट इसमें ज़्यादा ही लगता है। खैर कोई नहीं, जो भी है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में जितना हो सके फैलाएगा। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे विद्यार्थी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे जो दोस्त है वो मेरे भाई बहन है वो मेरा साथ दे रहे हैं। आई बस उनमें तो ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए तत्पर हूं, तो आप भी मेरे लिए इतना सा काम कर सकते हो कि इसको फैला दो दोस्तों, इतना आग की तरह फैला दो कि सब बच्चे के पास में पहुंच जाए J2 ऑफिशियल। हर घर में J2 ऑफिशियल पहुंचना चाहिए दोस्तों, मैं आपसे इतनी सी उम्मीद करता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज का यही करेंगे। कल अपन इसको जलवायु को पूरा कर देंगे। ट्रीवार्ता, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ट्रीवार्ता का है, पूरा का पूरा बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे से कर देंगे। और कल अपना जलवायु वाले टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और कुछ महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। शाम को 8:15 PM पर आप हमेशा लाइव रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।